Hello everyone, this is your SST teacher of class 9. Our first chapter of history is French Revolution. Now we studied about that what is French Revolution and what is the essence of that revolution and what changes this revolution brings in all over the world. Okay, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रांस वर्ल्ड के मैप में कहाँ सिचुएटेड है. ओके, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है जानना. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू नो अबाउट दैट वेयर द फ्रांस इज सिचुएटेड इन वर्ल्ड मैप. ओके, ये आपको दिख रहा होगा, मैंने पिंक कलर का एक सर्कल ड्रॉ किया है. ये आपका एशिया है ना. एशिया से जस्ट कनेक्टेड है कॉन्टिनेंट जिसे कहा जाता है यूरोपियन कॉन्टिनेंट. इस कॉन्टिनेंट की एक वेस्टर्न कंट्री है जिसे कहा जाता है फ्रांस. ठीक है, फ्रांस की जो पिंक कलर का आपको दिख रहा होगा, फ्रांस से कई सारे स्टेट्स कनेक्टेड हैं, कई सारे नेशंस कनेक्टेड हैं, जैसे कि स्पेन. ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, दीज आर दी कनेक्टेड नेशंस ऑफ सम हाउ विद फ्रांस. ठीक है, तो फ्रांस वेस्टर्न पार्ट है किसका, यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक नेशन है. अब इस नेशन में कुछ चेंजेस आए कब, 1789. ओके, इस नेशन में कुछ चेंजेस आए 14 जुलाई 1789 में, और उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आते गए. ओके, देखो इस नेशन में 1789 में कई सारे चेंजेस आए कब, 1789 में 14 जुलाई में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ. बुक का पहला चैप्टर बिल्कुल और फर्स्ट पेज का ही है ये टॉपिक कि फॉल ऑफ बस्टील है ना. 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ कि कई सारे 7,000 मैन एंड वुमेन, ठीक है, बहुत एजिटेटेड थे, बहुत ज़्यादा एंगर में थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा थे. किससे, किससे थे, डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग से. मतलब कि जो किंग था वो बहुत ज़्यादा ही बहुत ही ओवरवेल्म्ड तरीके से क्या करता था, रूल करता था, और जिसके कारण क्या होता था, कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. बहुत डेस्पोटिक था, ऑटोक्रेसी वॉज देयर, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम वॉज फेसिंग बाय मैन एंड वुमेन. तो ऑलमोस्ट 7,000 मैन एंड वुमेन gathered in the town hall. Okay, gathered in a town hall, and after that they form a militia, MLITIA. They form a militia, and after forming that militia is a group of peoples who fought a war, who stands against the government or organized strikes against the government or any other form of government. Okay, like monarchy. Here in France monarchy was there, and monarchy was very much despotic. That's why the people are facing lots of problem. To solve that problem or to make free themselves from that specific monarchy, that is the monarchy of Louis XVI, to make free from them, in 14 July 1789 they almost 7,000 men and women gathered in a city, है ना, gathered in a town hall, and after that they form a militia. Till this I had cleared myself. Okay, now what happened, these 7,000 men and women marched around the capital of France. Okay, marched around the capital of France, that is the city Paris. पेरिस के आसपास वो लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या किया, टर्मोइल है ना, बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाया है ना. क्या हुआ, ये 7,000 मैन एंड वुमेन ने किंग के खिलाफ कई सारी बिल्डिंग्स गिरा दी, कई सारी बिल्डिंग्स को तोड़ दिया. उसमें से एक बिल्डिंग थी बस्टील, जिसे हम बस्टील कहते हैं, या हम नॉर्मल इंग्लिश में जिसे कहते हैं प्रिजन, है ना, प्रिजन, जहाँ क्या कैदियों को कैद किया जाता है. तो बस्टील को गिरा दिया गया, और बस्टील स्टैंड करता था डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग की. डेस्पोटिक पावर का मतलब है कि ऐसी पावर जिसको कोई कंट्रोल ना कर सके. चूँकि मोनार्की थी, दैट्स वाई नो सिटीजन हैड राइट टू स्टैंड अगेंस्ट किंग और से एनीथिंग अबाउट किंग, है ना, कुछ भी नेगेटिव किंग के बारे में नहीं बोला जा सकता. तो इस बस्टील को गिरा दिया गया, और बस्टील में सिर्फ 7 ही कैदी थे, ओनली 7 prisons were there. Even though people celebrate the fall of Bastille because Bastille stands for the despotic power of king, and lots of people sold the stones of this Bastille. जो stones थे, है ना, जो बस्टील के रिमेन stones, जो बचे हुए जो पत्थर थे, जो stones थे, उसको लोगों ने सोल्ड किया हाई प्राइसेस में. क्या, इसलिए ताकि वो ये बता सके कि जो किंग की पावर है वो ख़त्म हो गई है, और इस बस्टील को एज अ रिमेम्बरेंस एक यादगार के तौर पर इस बस्टील को क्या किया गया, रखा. इस बस्टील के स्टोन्स को बेचा गया ताकि लोगों को याद रहे कि हाँ, किंग की पावर को हमने गिरा दिया था. तो समहाउ आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर टू दिस टॉपिक. क्या हुआ था, एक बार फिर हम देख लेते हैं क्या हुआ था. 14 जुलाई 1789 को 7,000 मैन एंड वुमेन, ठीक है, क्या किया, कलेक्ट हुए और फॉर्म किया मिलिशिया. कहाँ, पेरिस में, दैट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस.
और क्या क्या, कई सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को गिरा दिया। उसमें से एक बिल्डिंग क्या थी, बस्टिल। कई सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग को लूटा, दे लूट ऑल द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऑफ फ्रांस and many of them there's one and demolished the Bastille. The Bastille is what, a prison, है ना, prison था, and almost only 7 prisons were there, even though, और ना इन 7,000 मैन एंड वुमेन का कोई लेना देना था इस 7 व्यक्ति उसे, उसके बावजूद क्या किया, बस्टिल को गिराया, इनको फ्री किया। और क्या किया, बस्टिल को गिराने के बाद एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया कि हाँ अब जो है राजा की डेस्पोटिक पावर खत्म होती है, क्योंकि अब राजा हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं करेगा। क्योंकि जो बस्टिल था बेवजह बेफालतू में किसी भी व्यक्ति को किसी भी रीज़न में विदाउट एनी बेस बंद कर दिया जाता था बस्टिल में, है ना। तो बस्टिल जो था एक डेस्पोटिक पावर को रिप्रेजेंट करता था। तो somehow our this topic is completed. Now we come to the next topic that who is Louis 16। ये जो इंसिडेंट हुआ प्रिजन का गिरने का, बस्टिल के गिरने का, इसका ये इंसिडेंट होने के पहले कई सारे ऐसे रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं। ये बस्टिल गिरा, ऐसा नहीं कि उस दिन लोगों ने डिसाइड किया, बिल्कुल देन एंड देयर उन लोगों ने नहीं डिसाइड किया कि हम आज ही बस्टिल गिराएंगे। ये जो बस्टिल गिरने का इंसिडेंट था, इसको बहुत पहले से, इस बस्टिल को गिरने का कई सारे रीजंस थे। राजा के मोनार्की को ओवरथ्रोन करने के कई सारे रीजंस थे फ्रांस में, ठीक है। तो इन सब रीजंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मोनार्की का जो किंग था वो कौन था फ्रांस में, पहली बात। दूसरी बात ये कि किस तरह की सोसाइटी थी फ्रांस की, एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी कॉमन पीपल्स को, ठीक है। तो हम इस तरह से एक एक करके इस टॉपिक में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर 9 इज व्हाट, दैट कौन था किंग, है ना, फ्रांस का, हु इज़ द किंग ऑफ फ्रांस, और किस तरह से वो किंग बने। फिर उसके बाद हु इज हिज वाइफ एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम faced by the normal citizen of France that ultimately which leads the revolution of France. Okay, so firstly हम देखेंगे, आपकी हेडिंग है इस बुक में, that is in your chapter number फर्स्ट चैप्टर की सेकंड पेज में देखिए आपकी हेडिंग होगी, that heading is French society during late 18th century। लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, ठीक है। सेंचुरीज अगर आपको पता हो, एक बात याद रखिएगा कि अभी हम 2020 में है ना, तो हमारी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी। सिमिलरली जब हम, है ना, वैसे ही अगर हम 1991 या 1999 या 1991 के है ना, तो हमारी कौन सी सेंचुरी होगी, 20th सेंचुरी। मतलब कि जो सेंचुरी रहती है वो हमेशा साल की एक टाइम आगे रहती है। जैसे अगर 19th सेंचुरी है तो क्या होगा, 1991 है तो 20th सेंचुरी, 2000 है तो 21st सेंचुरी। उसी तरह से अगर मैं बात कर रहा हूँ 18th सेंचुरी की, तो ऑब्वियसली क्या है, ऑब्वियसली यहाँ बात हो रही है किसकी, 1701 से 1799, समझ में आ रहा है ना, 1799 तक की। 18th सेंचुरी में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो किस ईयर्स की बात कर रहा हूँ, 1701 से लेके 1799 तक। ओके, ना 1774 में लुइस 16 जो थे वो 20 साल के थे और वो राजा बने कहाँ के, फ्रांस के, ठीक है। लुइस 16 in 1774 Louis 16 become the king of France and he belongs from Bourbon dynasty, B-O-U-R-B-O-N, बाबन डायनेस्टी। अगर आप चाहो तो डायनेस्टी का नाम बिस्किट से भी याद रख सकते हैं, बाबन बिस्किट। ओके, बाबन डायनेस्टी, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है स्पेलिंग में, बाबन बिस्किट और इसके बाबन डायनेस्टी के थे, ठीक है। कौन, लुइस 16। आफ्टर दैट ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ठीक है, इन्होंने शादी की। लुइस 16 जब 20 साल के थे तब वो क्या बने, राजा बने फ्रांस के, ठीक है। ही असेंड द थ्रोन ऑफ फ्रांस एंड देन आफ्टर ही मैरिड विद अ ऑस्ट्रियन प्रिंस हुज नेम इज मैरी एंटोनेटी। स्पेलिंग बिल्कुल याद रखिएगा, MARIEANTOINETTE, मैरी एंटोनेटी, वट एवर द प्रोनाउंसिएशन इज, बट स्पेलिंग नीड टू बी लाइक दिस। ओके, तो ये किंग बने लुइस 16, उनकी वाइफ का नाम था मैरी एंटोनेटी। Then after there was an incident happened. Then when the Louis 16 became the king of France, he fought lots of war. He fought lots of war with one of the specific enemy whose name is Britain. Britain is a common enemy of American colonies and France. ठीक है, ब्रिटेन एक कॉमन एनिमी था लुइस 16 के देश का, दैट इज फ्रांस, और किसका, अमेरिकन कॉलोनीज का। अमेरिका में 1700 के टाइम पे किसने, ब्रिटेन ने रूल करके रखा था। 13 कॉलोनीज इस्टेब्लिश करी थी, जैसे इंडिया में करी थी, है ना। तो वैसे ही 13 कॉलोनीज इस्टेब्लिश करी थी और इन 13 कॉलोनीज की फ्रांस ने ब्रिटेन से
छुटकारा या इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए मदद करी। और ये इंडिपेंडेंस क्यों दिलाई? ताकि फ्रांस जो है अपने आप को सुप्रीम बता सके और ब्रिटेन अपने दुश्मन को हरा सके, बस, और कोई रीज़न नहीं था। 7 ईयर्स वॉर भी चला था किसके बीच में? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, जिसके चलते बहुत सारे पैसे जो थे वो फ्रांस के ख़त्म होते जा रहे थे। और कई सारे फ्रांस के जो किंग थे, है ना, लुइस 16 ने, उन्होंने देश के अपनी एनिमी को हराने के लिए, दैट इज ब्रिटेन, आई राइट ओवर हियर इन पिंक चॉक, ओके, दिस इज ब्रिटेन। ब्रिटेन को हराने के लिए बहुत सारे क्या किए इन्होंने पैसे खर्च करे, है ना। और एक एक्स्ट्रा वैगन कोड था वर्साइल्स का, उसको भी बहुत मेंटेन करना पड़ता था, बेवजह का कोई लेना देना नहीं था उसका, है ना। एक्स्ट्रा वैगन कोड को मेंटेन करना पड़ता था, कई सारे हमें सरकारी ऑफिसेस को मेंटेन करना पड़ता था, कई सारे ऐसे बिल्डिंग्स को मेंटेन करना था जिनका कहीं ना कहीं कोई रेलेवेंस नहीं था देश से। इवन दो उसके बावजूद, बिसाइड्स दे आर डूइंग दैट, दे आर मेंटेनिंग ऑल दैट, और बहुत सारा पैसा खर्च करते थे, जिसके चलते होता क्या था कि देश जो था वो कहीं ना कहीं किसमें, कर्ज में डूबता जा रहा था। द नेशन इज फेसिंग डेब्ट, और लुइस 16 बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गए, और ट्रेजरी जो थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही थी, एम्प्टी ट्रेजरी होती जा रही थी। तो अल्टीमेटली द लुइस 16 डिसाइडेड, आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लुइस 16 ने डिसाइड किया कि वो इकोनॉमिस्ट को हायर करेंगे। वो ऐसे दो इकोनॉमिस्ट को उन्होंने हायर करा, ठीक है, उनके नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहे, बट 2 इकोनॉमिस्ट को उन्होंने हायर करा। और उन दोनों इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, उन दोनों इकोनॉमिस्ट ने कई सारे सजेशंस दिए, है ना, कई सारे सजेशन दिए। बट मैरी एंटोनेट बहुत डोमिनेट करती थी पॉलिटिकली किसको, बहुत डोमिनेट करती थी लुइस 16 को, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डोमिनेशन था मैरी एंटोनेट का, और बहुत इंटरफेरेंस भी था फ्रांस की सोसाइटी और पॉलिटिक्स में। तो मैरी एंटोनेट ने उन दोनों लोगों को हटा दिया, ठीक है, उन दोनों लोगों को हटा दिया जिसको लुइस 16 ने अपॉइंट किया था। और क्या किया मैरी एंटोनेट ने, एक नए व्यक्ति को अपॉइंट करा, और उसने ये सजेशन दिया कि, और मैरी एंटोनेट क्लर्जी और नोबैलिटीज को भी बहुत सपोर्ट करती थी, ठीक है। मैरी एंटोनेट ने हटाया और उसके बाद एक नए व्यक्ति को अपॉइंट किया, और उसने ये सजेस्ट किया कि हमें अगर फ्रांस के डेब्ट्स को कम करना है, अगर हमें फ्रांस के कर्जों को कम करना है, हमारी सरकार की जो राजा का कर्ज है, ये जो डेब्ट है उसको कम करना है, रिड्यूस करना है, सो देयर इज ओनली वन स्टेप, दैट इज वी नीड टू टेक अ वेरी सीरियस एंड अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स कि हमें टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, हमें एक सिग्निफिकेंट स्टेप लेना पड़ेगा, और दैट स्टेप इज इंक्रीजिंग टैक्स, ठीक है, इंक्रीजिंग टैक्स। अब होता क्या है, टैक्स कैसे पे किया जाता है ये देखते हैं, ठीक है। देखो, ओल्ड रिजीम, ये वर्ड याद रखना, 1789 के पहले का जो सोसाइटी थी फ्रांस की, क्योंकि रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था, जैसे हमने अभी देखा कि 14 जुलाई 1789 को बस्टिल गिरा। ओल्ड रिजीम 1789 के पहले की जो सोसाइटी थी, या 1789 तक जो सोसाइटी थी, उसको क्या कहा जाता है, ओल्ड रिजीम, ओके। फर्स्ट स्टेट, ओके, फर्स्ट स्टेट, जैसे हमारे देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है ना, सोसाइटीज़ में हमने क्लासीफाई करके रखा है। देखिए, आई एम नॉट हिटिंग एनीवन पर्सनली, आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग दी कॉन्सेप्ट। जैसे हमारे देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, तो हमने 4 वर्ण में विभाजित करके रखा है ना। वैसे ही ओल्ड रिजीम या फ्रांस में 1789 के पहले जो सोसाइटी, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, ठीक है। पहली सोसाइटी तो पहला कम्युनिटी जो वर्ग था उसको कहा जाता था फर्स्ट स्टेट, ESTAT, यहाँ दिख रहा होगा आपको। उसमें थे कौन, क्लर्जीज, ओके। उसके बाद थे सेकेंड स्टेट जिसमें थे नोबैलिटी, और थर्ड स्टेट जिसमें थे बिग बिजनेसमैन, ठीक है, मर्चेंट्स, पीसेंट्स एंड आर्टिशंस, ठीक है, टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्स, ईच एंड एवरी प्रोफेशंस एंड ईच एंड एवरी पर्सन जो नोबैलिटीज और क्लर्जी में नहीं आते, ठीक है। क्लर्जी क्या, क्लर्जी आर दोज पीपल्स जो इन नॉर्मल लैंग्वेज हम कह सकते हैं दोज हु आर द फादर्स ऑफ चर्च, है ना, जो चर्च के फादर रहते हैं, जो रिलीजियस प्रीस्ट रहते हैं। तो फ्रांस में जो रिलीजियस प्रीस्ट थे वो चर्च में उनको क्लर्जी कहते हैं, ठीक है, उनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में फादर कहते हैं, और ऐसे अगर हम कहें तो क्लर्जी भी कहा जा सकता है ना। सेकेंड स्टेट में थे नोबैलिटीज, राजा के रिश्तेदार, राजा के पूरे रिलेटिव्स, राजा के फ्रेंड्स, राजा के पूरे फैमिली मेम्बर्स, किंग क्वीन के पूरे फैमिली मेम्बर्स, है ना, वो सब नोबैलिटीज में थे, ठीक है। उसके बाद था क्या, थर्ड स्टेट, जो कि क्लियर है। तो होता क्या था कि फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट में से सिर्फ थर्ड स्टेट को टैक्स देना पड़ता था, है ना। जो टैक्स बढ़ाया जा रहा था फ्रांस में, जो टैक्स बढ़ाया जा रहा था ज़्यादा डेब्ट होने के कारण, कर्ज में गिरने के कारण फ्रांस में जो टैक्स बढ़ाया जा रहा था, उस टैक्स को बढ़ाने में, और उस टैक्स को सिर्फ एक ही सोसाइटी या एक ही स्टेट पे करता था, जिसे कहा जाता था थर्ड स्टेट, ठीक है।
इस थर्ड स्टेट को ही टैक्स पे करना पड़ता था, जिसके कारण होता क्या था कि ये लोग बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते थे, है ना। जो बिग बिजनेसमैन थे, जो मर्चेंट्स थे, वो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहती थी, क्योंकि वो इकोनॉमिकली थोड़े से स्टेबल थे। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूँ पीसेंट्स, आर्टिशंस और फार्मर्स की, है ना, लैंडलेस लेबर्स की, या अगर सर्वेंट्स की बात करूँ तो उनको भी टैक्स पे करना पड़ता था। उनको टोबैको टैक्स पे करना पड़ता था, उनको लैंड टैक्स पे करना पड़ता था। आपकी बुक में 2 वर्ड होगा, दैट इज अ लेबर, सॉरी, टैले एंड टैट, ठीक है। तो ये टैक्सेस के नाम है, और कई सारे अदर टैक्स है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता था। डायरेक्ट टैक्स वो जिसमें कि हमें डायरेक्टली सरकार को पैसे देने पड़ते थे। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका जो पैसे पे करेंगे वो इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो टोबैको वगैरह के इनडायरेक्ट टैक्स, सॉल्ट का इनडायरेक्ट टैक्स, तो इस तरह से टैक्स पे करना पड़ता था, है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो इतनी सारी प्रॉब्लम थी। थर्ड स्टेट वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है था, और सिर्फ थर्ड स्टेट को टैक्स पे करना पड़ता था। जो फार्मर्स थे, जो यहाँ के थर्ड स्टेट के लोग थे, उनको क्या करना, फार्मर्स और पीसेंट्स को थर्ड स्टेट के लोगों में से फर्स्ट स्टेट के लोगों को क्या करना पड़ता था, टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। जो फार्मर्स और आर्टिशंस और जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो फार्मर्स और जो पीसेंट्स और आर्टिशंस और फार्मर्स थे, इनको क्लर्जी मतलब कि चर्च को भी टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इनको अपने रेगुलर लाइफ के लिए भी टैक्स देना पड़ता था, और साथ ही साथ जो भी प्रोडक्ट ये खरीदते थे, और साथ ही साथ इनको, अगर ये फार्मर है, अगर ये पीसेंट है, तो इनको अपने लैंड का, है ना, जहाँ ये एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उसका भी टैक्स देना पड़ता था। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, और जिसके कारण क्या होता था कि वेजेस भी बहुत कम थे और टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। और अगर अब और टैक्स बढ़ाया जाता तो कहीं ना कहीं लोग क्या थे, प्रॉब्लम फेस करते। जो राइस था, है ना, जो प्राइस राइज हो रहे थे प्रोडक्शन के, प्रोडक्ट के, और जो उनकी वेजेस थी, वर्कर की वेजेस कम थी, और प्रोडक्शन जो था वो, प्रोडक्शन के जो प्राइसेस थे, अगर मैं बात करूं कि हमारे देश में चावल और गेहूं के दाम ज़्यादा है लेकिन लोगों की आय कम है, वैसे ही कुछ इस तरह का था कहाँ, फ्रांस में, कि फ्रांस में जो मटेरियल्स के जो प्राइसेस थे, है ना, वो राइस थे, बहुत ज़्यादा थे, और जो उनकी वेजेस थी, जो पीसेंट्स और आर्टिशंस और सर्वेंट्स की, उनकी कम थी, जिसके कारण वो मैच पेस नहीं कर पा रहे, दे आर नॉट कोपिंग अप विद द पेस ऑफ द राइज ऑफ दैट स्पेसिफिक फूड। तो ये सब चीज़ों को उन्होंने, इन सब चीज़ों का वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। अब राजा और टैक्स बढ़ाना चाहता था, और अब इस टैक्स को कैसे बढ़ाया जाता था ये हम देखेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में, ओके। टिल देन आप इतने टॉपिक का नोट्स बनाएंगे, ओके। क्लास 9 है तो आप इतना लिखिएगा, ठीक है, नोट्स बनाएंगे, और प्रॉपर्ली आप पूरा मेंशन करके इन नोट्स को अच्छे से बिल्कुल फाइनली लिख के मुझे आप सेंड करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप ये पहला वीडियो ऑफ योर फ्रेंच रेवोल्यूशन इज कम्प्लीटेड, ओके। देन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे व्हाट इज टैले, व्हाट इज टाटल, और किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन, किस तरह से क्या हुआ, टैक्स इम्पोज किया गया, है ना, और फिर क्या क्या इंसिडेंट हुए, ठीक है। टिल देन बाय।